Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So in today's lecture, we are going to discuss about simple pendulum. Actually, what is a simple pendulum and how it oscillates, and what is the condition when simple pendulum perform the simple harmonic motion, and how its angular displacement can be represented in mathematical expressions, and what can be its angular speed and all. These things we are going to discuss. तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। सिंपल पेंडुलम में हम देखते हैं कि अगर कोई हम एक मास या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग या फिर रोड के थ्रू, यानी उसकी हेल्प से कोई एक स्पोर्ट या फिक्स्ड पॉइंट पे अगर उसको फिक्स कर दें, तो वो फ्री टू ऑसिलेट हो जाता है। ओके, एंड इट परफॉर्म द ऑसिलेटरी मोशन। सो दैट इज व्हाट अ सिंपल पेंडुलम, and it more precisely we can say that it performs periodic motion। यानी कि एक जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद मोशन अगर रिपीट होती है तो उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ओके, अब जब सिंपल पेंडुलम एक पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली, और कैसे उसका एंगुलर मोशन हमें दिखता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखते हैं सिंपल पेंडुलम, सबसे पहले ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसा होता है। टॉपिक इज सिंपल पेंडुलम। तो अगर हम ड्रॉ करें सिंपल पेंडुलम को, तो लेट अस सपोज ये मेरा एक फिक्स्ड सपोर्ट है, और इस पे मैं एक पॉइंट बना रहा हूं जहां से मेरे को एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक पॉइंट मास को सस्पेंड करना है। ठीक है, अब अगर एक सिंपल पेंडुलम है ये, तो सिंपल पेंडुलम का एक फिक्स मीन पोजीशन होगा। लेट अस सपोज ये मेरा उसका मीन पोजीशन है, और मैंने एक एल लेंथ का स्ट्रिंग ले लिया है। लेट अस सपोज मेरा एल लेंथ का एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और वहां पर मैंने वहां पे एक मास उसके साथ अटैच किया है। लेट अस सपोज उस पॉइंट मास का वैल्यू है एम। ठीक है, एम मास का मैंने यहाँ पे एक बॉब इसके साथ अटैच कर दिया है। नाउ हाउ इट एग्जीक्यूट द ऑसिलेटरी मोशन। ये बॉब यहां से, ये इसका मीन पोजीशन है, लेट मी राइट हियर मीन पोजीशन। तो ये एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि लेफ्ट एक्सट्रीम टू राइट एक्सट्रीम पोजीशन तक ऑसिलेट करेगा। यानी कि ये, अगर मैं बोलूं इसको, तो ये उसका राइट एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, ये उसके कौन से पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। और अगर लेफ्ट साइड में अगर इसके एक्सट्रीम पोजीशन को देखा जाए, तो सिमिलर पैटर्न का एक लेफ्ट साइड में भी एक्सट्रीम पोजीशन बनाएगा, जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं कि यहां पर अगर कोई ये बॉब आएगा तो उसका पोजीशन ये होगा लेफ्ट साइड में, जिसको हम उसका एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, उसके मोशन का एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड यहाँ पे कौन सी टर्म में होगा, एम्पलीट्यूड हमारा यहाँ पे एंगुलर टर्म में होगा। जब हम सिंपल पेंडुलम को स्टडी करते हैं तो वी केयर अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये यहाँ पे एंगुलर पोजीशंस हो गई इसकी, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये एक एक्सट्रीम पोजीशन पे है। लेट अस सपोज इस सिंपल पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग का लेंथ एल है। स्मॉल एल मान सकते हैं, कैपिटल एल मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक ऑसिलेटरी मोशन करेगा, स्विंग करेगा, एक तरीके से स्विंग की तरह काम करेगा। और सिंपल पेंडुलम यहाँ पे पीरियोडिक मोशन को शो करेगा। और ये मीन पोजीशन लेने का यहाँ पे मतलब हमारा एम क्या है। मीन पोजीशन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करना है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफिकली स्टडी करना है। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है कि भाई उस पॉइंट से हमारा पेंडुलम इतना डिग्री यहाँ पे राइट साइड में गया है और इतना डिग्री लेफ्ट साइड में गया है। तो उसको देखने के लिए लेट अस सपोज एक पॉइंट है, मान लीजिए कि एट सम टाइम
जो पेंडुलम है वो इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। अब इसको अगर पॉइंट वाइज अगर हम सिंबॉलिक तरीके से बताएंगे तो लेट अस सपोज ये थीटा एंगल से डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है। अब अगर ये थीटा एंगल से डिस्प्लेस हुआ है तो यहाँ पे हम कुछ फोर्सेस डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पे जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है या जो पॉइंट मास यहाँ पे सस्पेंडेड है, दैट पॉइंट मास, उसका मास अगर m है तो ग्राउंड की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं। ठीक है, mg विल बी द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द डायरेक्शन टुवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक है। अब उस mg फोर्स का mg फोर्स के हम अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कंपोनेंट बनाएं तो एक कंपोनेंट हम बना सकते हैं इसके स्ट्रिंग की डायरेक्शन में। लेट अस सपोज ये मेरा डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग में, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग में एक ये कंपोनेंट हो गया। और ये कंपोनेंट कौन सा होगा? ये भी एंगल थीटा ही होगा। अगर आप देखेंगे तो ये लाइन, और अगर मैं इस पॉइंट को लेट अस सपोज इट इज सम पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट है, तो मैं इसको सपोर्ट पॉइंट है तो मैं इसको लेट अस सपोज एस से डिनोट कर रहा हूं, और ये मेन पोजीशन है, इसको मैं ओ से डिनोट कर रहा हूं। तो जो एस ओ है वो इसके पैरेलल है, तो पैरेलल होने की वजह से ये एंगल्स इक्वल हो गए हैं। अब एंगल इक्वल है तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट आ जाएगा जो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमें पता है कि वो कोसाइन थीटा का कंपोनेंट होता है, तो इट विल बी mg cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है, इसको हम बोल सकते हैं mg साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो ही रेक्टेंगुलर अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो देयर वुड बी टू कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, या फिर हम बोल सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो हियर द वर्टिकल कंपोनेंट इज mg cos थीटा एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज mg sin थीटा। अब एक और फोर्स यहाँ पे लगेगा, वो आप अगर इसमें पहचान पाए तो बता सकते हैं। वो फोर्स होगा इस स्ट्रिंग में लगेगा, फिक्स्ड स्पोर्ट की तरफ क्या लगेगा, एक टेंशन फोर्स लगेगा जिसको हम टी से डिनोट कर सकते हैं। देयर वुड बी ए टेंशन फोर्स टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट, और जो फिक्स्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है, फिक्स्ड सपोर्ट एस की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट वुड बी टेंशन फोर्स। अब सिंपल पेंडुलम में एक चीज हम कंसीडर करते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है दैट इज नॉन स्ट्रेचेबल और नेग्लिजिबल मास की है। इसका कोई सिंपल पेंडुलम जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉइंट मास हमने इसमें सस्पेंड किया हुआ है उसके ऑसिलेशन पे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि उसकी मास की वजह से और उसकी इलास्टिसिटी या स्ट्रेचेबिलिटी की वजह से उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये हम अज्यूम करते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है वो कौन से, उसका नेचर अगर हम बोले तो स्ट्रिंग है, नॉन स्ट्रेचेबल है और नियरली मासलेस है। ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग है। और यहाँ पे अब अगर कुछ नोमेनक्लेचर की बात करें तो टी क्या है यहाँ पे? टी इज टेंशन फोर्स एंड एम क्या है? मास ऑफ बॉब। और थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा इज एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल वर्टिकल एक्सिस, यानी कि ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में हम एंगुलर पोजीशन थीटा को डिफाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे जी क्या है? जी इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो हम सब जानते हैं, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके। अब चलिए बात करते हैं कि सिंपल पेंडुलम में जो ऑसिलेशंस होंगे तो वो किस तरीके से हमें मेजरेबल होंगे, मैथमेटिकली हम उसको देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
अब अगर ये स्ट्रिंग नॉन स्ट्रेचेबल है तो हमारा इस वर्टिकल एक्सिस के थ्रू कोई भी मोशन नहीं होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि दैट टी इक्वल्स टू, इसके इक्वल में होगा टी इक्वल्स टू एम जी कोस थीटा। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो आप पता कर सकते हैं दैट वुड बी टी इक्वल्स टू एम जी कोस थीटा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो पॉइंट मास एम है वो ओसिलेशन कैसे कर रहा है, किसकी वजह से ओसिलेशन कर रहा है। तो रिजनेबल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो दैट वुड बी एम जी साइन थीटा। जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकल के आया एम जी साइन थीटा, दैट इज हेल्पिंग द बॉब टू ओसिलेट। ठीक है। और उसी की वजह से यहाँ पे जो फोर्स है एम जी साइन थीटा, उसकी वजह से यहाँ पे एक टॉर्क उसमें लग रहा है। ठीक है। टॉर्क हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से रोटेशन हो रहा है, और रोटेशन की जब हम बात करते हैं तो टॉर्क को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे एक टॉर्क लग रहा है उसपे, और टॉर्क की वजह से वो रोटेट कर पा रहा है, ओसिलेट कर पा रहा है वहां पे। ओके। सो यहाँ पे टॉर्क क्या लगेगा उस पॉइंट मास एम पे, क्या लगेगा टॉर्क? टॉर्क ऑन द मास इज, अगर आप देखें यहाँ पे तो फोर्स कितना है, पहले तो हम देख लेते हैं कि टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है। तो हमें पता है कि टॉर्क का इक्वेशन होता है टाउ इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, वेयर एफ इज फोर्स, और आर परपेंडिकुलर क्या होता है? आर परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पे अगर मैं फोर्स की बात करूं, और उसको फोर्स को हमें यहाँ पे डायरेक्शन वाइज लेना पड़ेगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फोर्स को अगर आप देखें, मैं यहाँ पे दो एक्सिस अगर ड्रॉ करूं यहाँ पे, सो ये वाला एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव, और इसके अपोजिट वाला हो जाएगा नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, हम यहाँ पे ये वाले पोजीशन डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, और जिसके अपोजिट वाले को नेगेटिव ले रहे हैं। तो जो फोर्स है दैट विल बी माइनस एम जी साइन थीटा। सो फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से दैट इट इज फोर्स इज माइनस एम जी साइन थीटा। और और क्या चीज है यहाँ पे? जो आर परपेंडिकुलर है वो अगर आप देखेंगे, आर परपेंडिकुलर उसके क्या है? ओके, लेट अस सी हियर, एम जी साइन थीटा है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? दिस एल इज द लेंथ परपेंडिकुलर टू द फोर्स। तो डायरेक्टली यहाँ पे आर परपेंडिकुलर वुड बी, आर परपेंडिकुलर वुड बी एल। नाउ लेट अस पुट इन द इक्वेशन, तो हमें मिलेगा यहाँ पे टॉर्क वुड बी माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल, माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल, और इक्वेशन बन जाएगा टाउ इक्वल्स टू माइनस एम जी एल साइन थीटा, माइनस एम जी एल साइन थीटा। ये उसपे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क ऑन मास एम। जो मास एम हमने यहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग से, उस पे टॉर्क लग रहा है टाउ इक्वल्स टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि टॉर्क एक्चुअली क्या होता है। ओके, टॉर्क अगर हम देखें तो टॉर्क इज टाउ इक्वल्स टू आई एल्फा। और वहां पे आई एल्फा क्या है? व्हाट इज आई एल्फा हियर? आई एल्फा इज
where I is moment of inertia, moment of inertia, moment of inertia, और अल्फा इज एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन। अब एंगुलर एक्सलरेशन है तो उसको हम लिख सकते हैं, एंगुलर एक्सलरेशन को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम अल्फा को लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अपना इक्वेशन क्या बनेगा, जो टॉर्क का इक्वेशन हमारे पास आया था, दैट वुड बी, ओके, इक्वेशन विल बी टाउ इक्वल्स टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा आई एल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम जी एल साइन थीटा, और अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं, अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम जी एल साइन थीटा। अब यहाँ पे आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि एक ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट होता है, तो इसको हम अलग कर सकते हैं इक्वेशन से, मतलब राइट साइड की तरफ लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर विल बी माइनस एम जी एल अपॉन आई इंटू साइन थीटा माइनस, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इक्वेशन इसका हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर इसको सही से लिखें तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम जी एल अपॉन आई, जो कि एक पूरा कांस्टेंट है तो हम उसको अलग लिख सकते हैं, और वेरिएबल पार्ट को अलग लिख सकते हैं साइन थीटा। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, या फिर इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सलरेशन की फॉर्म में ये आ गया है, और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि मास इनटू एक्सलरेशन फोर्स होता है, और फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन, जो इक्वेशन होता है उसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो या फिर इसको इक्वेशन ऑफ मोशन का भी बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज हमें देखने को मिलेगी कि अगर जो ऑसिलेशंस है वो बहुत स्मॉल है, यानी कि इफ द ऑसिलेशंस आर वेरी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी स्मॉल होगा। तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए अगर ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो ऑसिलेशंस है, अगर ये बहुत छोटे छोटे ऑसिलेशंस यहाँ पे हो रहे हैं, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी स्मॉल होगा टाइम के साथ। तो उस वाले केस में हमें एक चीज देखने को मिलेगी, दैट इज, हमें यहाँ पे डिनोट करना चाहिए उस केस को स्पेसिफिकली, दैट फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, यानी कि हमें देखना होगा यहाँ पे अगर ऑसिलेशंस स्मॉल होते हैं तो हमारी मोशन है उसके जो स्प्रिंग मोशन, सॉरी, जो सिंपल पेंडुलम का मोशन है उस पर क्या इफेक्ट आता है। अगर ऑसिलेशन स्मॉल होंगे तो थीटा इज स्मॉल, एंड फॉर स्मॉल थीटा जो साइन थीटा है
वो क्या होता है, नियरली इक्वल टू थीटा। फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। और उसका रीजन हम ये भी दे सकते हैं कि साइन थीटा का अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो इट इज थीटा माइनस थीटा टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। एक क्वेश्चन चलता रहेगा। और जब हम स्मॉलर एंगल की बात करते हैं तो स्मॉलर एंगल के लिए ये हायर ऑर्डर टर्म्स है। स्मॉलर एंगल के लिए नेग्लेक्टेड होती है, नेग्लेक्ट करी जा सकती है, क्योंकि इनका एक कह सकते हैं कि एक स्मॉल वैल्यू आएगा जो हम थीटा में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारे कैलकुलेशन में। मान लीजिए थीटा बहुत ही स्मॉल है, फॉर एग्जांपल 0.01 रेडियन है, तो 0.01 का आप क्यूब करेंगे तो वो और ही छोटा हो जाएगा, उससे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर रहा है। साथ में अगर नेक्स्ट टर्म की बात करें तो उसकी पावर 5 भी करनी है और 5 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना है, तो उससे ऑसिलेशंस पर कोई या फिर हम हमारी कैलकुलेशन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा काम बहुत इजी हो जाता है, यानी कि जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको बहुत रिलीफ मिलते हैं यहाँ पे। वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जहां पर कि एक कांस्टेंट कोफिशिएंट हमारे पास है। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन वुड बी, डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ एम जी एल अपॉन आई इंटू थीटा। बहुत ही अच्छा इक्वेशन है ये। ये कुछ इस तरीके का इक्वेशन बन गया है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज अज्यूम करूं, इसको अज्यूम आप कर सकते हैं, क्योंकि एम भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है यहाँ पे, और आई भी कांस्टेंट है। तो लेट अस सपोज ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एल अपॉन आई। ठीक है, सो द इक्वेशन वुड बी, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसलिए नाउ इक्वेशन वुड बी डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ये इक्वेशन को देखिए आप, किस तरीके का इक्वेशन आपको दिख रहा है। या फिर सिंपली मैं बोल सकता हूं कि डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी डबल डॉट थीटा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ये किसका इक्वेशन है, फिर से एक बार देखिए। ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो कब आता है अपने पास, एक्सलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, किसके इक्वल आता है, यानी कि एक्सलरेशन, ये कुछ इस तरीके का इक्वेशन आया है, एक्सलरेशन इक्वल्स टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, this is the condition for simple harmonic motion where that acceleration is directly proportional to the displacement and it is out of the phase, यानी कि उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, या फिर जिस ये जो माइनस का साइन यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है दैट इज इंडिकेटिंग द फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, और इसके जो अगर आप देखेंगे जो
रिजल्ट्स निकल के आता है। ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। अगर आप देखेंगे इसको, अगर इसको आप स्टेप टू स्टेप देखना चाहें तो इट कैन बी रिटन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर इसका देखें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सो दैट वुड बी लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। और लेमडा का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा, लेमडा विल बी प्लस माइनस ऑफ ओमेगा इंटू आयोटा, वेर आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ वन। क्योंकि यहाँ पे हमने ये आपका जो इक्वेशन लेमडा स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि थीटा को हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं सम, सॉरी, ये टी का फंक्शन लेमडा इंटू टी। तो इस वजह से यहाँ पे ये इक्वेशन अपने पास आता है। और यहाँ पर इसके ओमेगा लेमडा इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा आई यहाँ पे आ गया है, और इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द टाइप सेम एज अबव। यानी कि इस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन अपने पास आता है थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी लिख सकते हैं। और थीटा ऑफ टी इक्वल्स टू ए कोसाइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जहां पे फाइव क्या है, फाइव है यहाँ पे इनिशियल फेज, ओमेगा है एंगुलर स्पीड, टी है टाइम टी, और ए है यहाँ पे एम्पलीट्यूड, जो कि एक एंगुलर फॉर्म में है जिसका यूनिट आएगा रेडियन। तो दीज आर द सॉल्यूशंस। नाउ लेट अस कम टू द पार्ट ओमेगा, कि यहाँ पे ओमेगा क्या चीज है। ओमेगा है एंगुलर स्पीड, ठीक है, वेयर ओमेगा इज स्क्वायर रूट ऑफ एम जी एल अपॉन आई। और आई क्या था अपना, आई है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको आप और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो अपना गिवन सिस्टम है उसकी बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो वो यहाँ पे सिंपली एम एल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा फॉर पॉइंट मास आई वुड बी एम एल स्क्वायर, और ओमेगा आ जाएगा अपना यहाँ पे, ओमेगा वुड बी एम जी एल अपॉन एम एल स्क्वायर। और एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और एल स्क्वायर का अगर हम डिवाइड करेंगे एल से, तो अपने पास इक्वेशन आएगा ओमेगा इक्वल्स टू जी बाई एल। एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन निकल के आया है अपने पास, जो कि सिंपल पेंडुलम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। और वो भी कब, जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, एस एच एम के केस में।
अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि उस जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, सो दैट वुड ऑल्सो कैन बी फाइंड आउट। और इसका ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। नाउ ओमेगा इज नथिंग बट इट इज 2 पाई टाइम्स लीनियर फ्रीक्वेंसी, यानी 2 पाई न्यू। तो न्यू यहां पे कितना आ जाएगा, न्यू वुड बी ओमेगा अपॉन 2 पाई, एंड वी विल गेट न्यू इक्वल्स टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ g/l। ठीक है, ये अपना लीनियर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया है। ओके, लीनियर फ्रीक्वेंसी के बाद अगर हम बात करें उसके टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड भी हमें मिलेगा। टाइम पीरियड होगा t इक्वल्स टू 1/न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल जो होता है दैट इज पीरियड, सो इट वुड बी 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l/g। तो इस पे कई बार क्वेश्चन भी आया है कि अगर हम किसी सिंपल पेंडुलम की बात करें जो कि एसएचएम में हो या सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो, उसके मास को हम चेंज कर दें या डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, कितना भी कर दें, तो उसके पीरियड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पे क्या डिफरेंस आएगा। सो इट वुड नॉट इफेक्ट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं इक्वेशन से दैट इट इज नॉट अफेक्टेड बाय मास ऑफ द बोब। ठीक है, सो इन रिजल्ट्स यू कैन राइट it is not affected by the mass of the bob। मास ऑफ द बॉब से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किससे फर्क पड़ेगा, वो उसकी लेंथ से फर्क फर्क पड़ेगा। ठीक है, t is directly proportional to the square root of length। अगर मान लो उसकी जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए, तो उसका टाइम पीरियड स्क्वायर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, मतलब उसका स्क्वायर रूट 2 टाइम्स हो जाएगा जो पहले उसका टाइम पीरियड है। अगर उसको 4 टाइम्स कर दे, उसकी लेंथ को 4 टाइम कर दिया जाए, तो डायरेक्टली उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक जो उसका इक्वेशन आया है थीटा का डिफरेंट, जो एंगुलर पोजीशन है दैट इज थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा नॉट जहां पे उसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और ओमेगा की अगर हम वैल्यू पुट कर दें, तो इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन इसका बन जाएगा थीटा ऑफ टी इक्वल्स टू थीटा नॉट इंटू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ g/l इंटू टी प्लस फाइव। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, लेट अस सपोज थीटा नोट है, एग्जाम्पल के लिए थीटा नोट को हम फॉर एग्जाम्पल मान सकते हैं कि दैट इट इज 0.01 रेडियन है, और जो ओमेगा है दैट इज लेट अस से इट इज π/2 रेडियन पर सेकेंड, और फाई को अज्यूम कर सकते हैं, फाई इज लेट अस से इट इज π/6 रेडियन। तो ये जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कुछ इस तरीके का दिखेगा, दैट थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t 0.01 इंटू कोसाइन
pi by 2 into t प्लस पाई बाय 6। और इसको हम मेजर किस में करेंगे? रेडियंस में। सो दैट इज all about the simple pendulum, and if you still have any doubt then you can ask. Thank you so much for watching.